नमस्कार। आज हम कुछ अहम स्रोतों पर मतलब सोर्सेस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे जंगलों, फॉरेस्ट्स और उनसे जुड़े समुदायों, कम्युनिटीज की। बिल्कुल, खासकर उस दौर की जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, माने कॉलोनियल रूल था। अक्सर हम सोचते हैं कि तरक्की, प्रोग्रेस, माने फैक्ट्रीज और शहर। सही। पर जंगल में रहने वाले, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स या चरवाहे, पैस्टोरलिस्ट्स, इनकी भी अपनी अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज थीं। जिन्हें अक्सर पिछड़ा माने प्रिमिटिव मानकर अनदेखा कर दिया गया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉलोनियल रूल ने जंगलों को कैसे बदला। और वहाँ रहने वाले लोगों पर भारत, इंडिया और जावा जैसी जगहों पर इसका क्या असर पड़ा। अच्छा, वैसे ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास कितनी चीजें जंगलों से आती हैं। हाँ, जैसे कागज, पेपर, हमारा फर्नीचर, यस। मसाले, स्पाइसेस, दवाइयाँ, मेडिसिन्स। और वो चॉकलेट वाला तेल, ऑयल इन चॉकलेट। वो भी तो साल साल के बीजों से आता है ना, है ना? बिल्कुल। और बायोडाइवर्सिटी माने जैव विविधता तो कमाल की है। अमेज़न या पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स में एक छोटे से पैच में 500 अलग-अलग तरह के पौधे मिल सकते हैं। अविश्वसनीय। पर एक चिंता की बात भी है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 1700 से 1995 के बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जंगल साफ कर दिए गए। अरे बाप रे, ये तो दुनिया की जमीन का करीब 10वां हिस्सा हुआ। हाँ, और ये कटाई कॉलोनियल पीरियड में बहुत सिस्टमैटिक मतलब योजनाबद्ध तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर हुई। तो ये हुआ क्यों? वाई डिफॉरेस्टेशन? इतनी तेजी से जंगल क्यों काटे गए? देखिए, पहला बड़ा कारण था लैंड इम्प्रूवमेंट, माने जमीन को सुधारना। सुधारना मतलब? अंग्रेजों को लगता था कि जंगल तो बस अनप्रोडक्टिव विल्डरनेस है, बेकार की जमीन। इसे खेती, कल्टीवेशन लायक बनाना जरूरी है। अच्छा, खेती के लिए। हाँ, ताकि सरकार को लगान, रेवेन्यू मिले और यूरोप की जरूरत की कमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, चीनी, शुगर, गेहूं, व्हीट, कपास, कॉटन ये सब उगाया जा सके। तो इसका असर कितना पड़ा? बहुत ज्यादा। भारत में खेती लायक जमीन 1600 में कुल जमीन का छठा हिस्सा थी, आज लगभग आधी है। सोचिए। बाप रे। हाँ है। समझ गया। तो पहला कारण खेती, दूसरा बड़ा कारण शायद रेलवे था। बिल्कुल सही। दूसरा बड़ा कारण रेलवे स्लीपर्स थे। अच्छा। हुआ ये कि इंग्लैंड में ओक के जंगल कम हो रहे थे और रॉयल नेवी के जहाजों शिप्स के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो 1820 से भारत में लकड़ी की खोज शुरू हुई। और फिर रेलवे आ गया। हाँ, 1850 से भारत में रेलवे का विस्तार, एक्सपेंशन हुआ। अब इसके लिए फ्यूल, ईंधन और स्लीपर्स मतलब वो लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को अपनी जगह रखते हैं, उनकी जबरदस्त मांग पैदा हुई। कितने लगते होंगे एक मील में? अंदाजा लगाइए, हर मील ट्रैक के लिए 1760 से 2000 स्लीपर। बाप रे, तब तो बहुत लकड़ी कटी होगी। बहुत ज्यादा। रेलवे नेटवर्क 1890 में सिर्फ 25,500 किलोमीटर था, जो 1946 तक बढ़कर 6,65,000 किलोमीटर हो गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850s में हर साल करीब 35,000 पेड़ काटे जाते थे, सिर्फ स्लीपर के लिए। इंडस वैली रेलवे के लिए तो 6 लाख स्लीपर लगे थे। और ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स? उन्होंने तो बिना सोचे समझे अंधाधुंध कटाई की, बस लकड़ी चाहिए थी। तो जमीन, रेल और तीसरा कारण शायद प्लांटेशंस, बागान। एकदम सही। तीसरा मुख्य कारण था प्लांटेशंस। यूरोप में चाय, टी, कॉफी, रबर की मांग बढ़ रही थी। तो उसके लिए जंगल साफ किए गए। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यूरोपियन बागान मालिकों, प्लांटर्स को बहुत सस्ती दरों पर जमीन दी। तो ये तीनों चीजें, खेती, रेलवे, बागान, इन सब ने मिलकर जंगलों का सफाया किया। हाँ, असल में औपनिवेशिक जरूरतें, कॉलोनियल डिमांड्स इतनी हावी थीं कि जंगलों को बस एक रिसोर्स की तरह देखा गया, स्थानीय लोगों या इकोलॉजी की परवाह किए बिना। इतनी कटाई देख करके अंग्रेजों को कोई चिंता हुई? इसे रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश? आपने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जिक्र किया था। हाँ, चिंता तो हुई। लकड़ी खत्म होने का डर था, तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डीट्रिच ब्रांडिस को बुलाया। वो भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बने। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, लोगों को ट्रेनिंग दी और सबसे जरूरी
एक कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में बनी, और देहरादून में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला गया। ये तो सुनने में काफी ऑर्गेनाइज लगता है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी। हाँ, नाम तो साइंटिफिक था, पर असल में ये इकोलॉजी के लिहाज से साइंटिफिक नहीं था। मतलब ये कि इसमें विविधता वाले डाइवर्स नेचुरल फॉरेस्ट्स को काटकर सीधी कतारों में एक ही तरह के पेड़ लगाए गए, जैसे सागौन, टीक या साल। क्यों एक ही तरह के पेड़ क्यों? क्योंकि ये लकड़ी जहाजों और रेलवे के लिए सबसे अच्छी थी। इमारती लकड़ी चाहिए थी, विविधता से उनको मतलब नहीं था। और 1878 के एक्ट ने क्या किया? उस एक्ट ने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, आरक्षित, जहां कोई नहीं जा सकता था; प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, संरक्षित, जहां लोगों के कुछ सीमित अधिकार थे; और विलेज फॉरेस्ट्स, ग्राम वन, जहां गांव वाले कुछ हद तक लकड़ी वगैरह ले सकते थे। तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए, गांव वालों, विलेजर्स को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए अलग अलग तरह के पेड़ पौधे चाहिए थे। ईंधन, फ्यूल के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए चारा, फॉडर, खाने के लिए फल, फूल, जड़ें, फूड, दवाइयों, मेडिसिन के लिए जड़ी बूटियां। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो सिर्फ इमारती लकड़ी चाहिए थी। हाँ, उनको सिर्फ टिम्बर चाहिए था। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों के लिए जंगल से लकड़ी काटना, अपने पशु चराना, ग्रेजिंग, फल या कंदमूल इकट्ठा करना, यहाँ तक भी शिकार, हंटिंग और मछली पकड़ना, फिशिंग, सब गैर कानूनी, इलीगल हो गया। तो लोग क्या करते थे? या तो लोगों को चोरी करनी पड़ती थी, या फिर फॉरेस्ट गार्ड्स को रिश्वत देनी पड़ती थी। बहुत उत्पीड़न, हैरेसमेंट होता था। और खेती पर क्या असर हुआ? पारंपरिक खेती, जैसे झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके कई नाम है ना अलग अलग जगह। हाँ, जैसे झूम, पोडू वगैरह। इस पर रोक लगा दी गई। यूरोपियों को लगता था कि इससे पेड़ों को नुकसान होता है, आग का खतरा रहता है और टैक्स वसूलना भी मुश्किल होता है। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बहुत से समुदाय अपनी जमीन से बेदखल, डिस्प्लेस हो गए। कई जगहों पर लोगों ने विद्रोह, रिबेलियन भी किया। और शिकार, हंटिंग का क्या हुआ? पारंपरिक शिकार, ट्रेडिशनल हंटिंग तो इलीगल हो गया। इसे पोचिंग कहा जाने लगा और इसके लिए सजा थी। पर अंग्रेज खुद तो शिकार करते थे। हाँ, मजे की बात यही है, बड़े जानवरों का शिकार अंग्रेजों और राजे महाराजाओं के लिए एक खेल, स्पोर्ट बन गया। वो इसे लोगों को सिविलाइज करने का तरीका भी मानते थे। कितने जानवर मारे गए होंगे? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 बाघ, टाइगर्स, 1,50,000 तेंदुए, लियोपार्ड्स और 2 लाख भेड़िए, वुल्व्स मारे गए। बाप रे, 80,000 बाघ! यूल ने 400 बाघ मारे। शिकार शौक बन गया और पारंपरिक शिकार जुर्म। अजीब बात है। क्या लोगों के लिए कोई नए काम, न्यू ट्रेड्स वगैरह निकले? कुछ नए अवसर बने जरूर, जैसे अमेज़न में रबर इकट्ठा करने का काम, रबर ट्रेड। पर भारत में ज्यादातर व्यापार पर सरकार का कंट्रोल था, रेगुलेटेड था। बड़ी यूरोपियन फर्म्स को मोनोपोलीज, मतलब एकाधिकार, मिल गया था। तो स्थानीय समुदायों का क्या हुआ? कई समुदाय जैसे कोरवा, कोरावा, कराचा अपनी जगहों से उजड़ गए। कुछ को तो क्रिमिनल ट्राइब्स यानी अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया। और मजदूरी? असम के चाय बागानों, टी प्लांटेशंस में संथाल्स, गॉन्ड्स जैसे आदिवासी समुदायों से बहुत कम मजदूरी, लो वेजेस पर बहुत बुरी परिस्थितियों, बैड कंडीशंस में काम करवाया गया। पुटुमायो में रबर निकालने के लिए हुइटोटोस जनजाति का भयानक शोषण हुआ। करीब 30,000 जानें गईं। जाहिर है, जब इतना अन्याय होगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। विद्रोह, रिबेलियन और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। इसका एक बड़ा उदाहरण है 1910 का बस्तर विद्रोह, बस्तर रिबेलियन, छत्तीसगढ़ में। हाँ, बस्तर के बारे में सुना है। वहां गॉन्ड्स, धुरवास जैसे कई समुदाय रहते थे जो प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे। जब 1905 में सरकार ने जंगलों को रिजर्व करने, झूम खेती और शिकार पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, और ऊपर से 1899, 1900 और 1907, 1908 में अकाल पड़े,
मुफ्त मजदूरी, फ्री लेबर यानी बेगार की मांग बढ़ी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कौन थे इसके नेता? गुंडाधुर एक प्रमुख नेता थे। विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए आम की टहनियां, मिट्टी, अर्थ, मिर्च, चिलीज और तीरों, एरोज का इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों, सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल रूल जैसे बाजार, स्कूल, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, इन पर हमला किया, इन्हें लूटा और जलाया। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सेना भेजी गई। विद्रोह को दबाने में करीब 3 महीने लगे। गांव जला दिए गए। गुंडाधुर कभी पकड़े नहीं गए। हाँ, बाद में रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव था उसे आधा कर दिया गया। ये तो भारत की बात हुई। जावा में क्या हुआ? वहां डच का शासन था। हाँ, जावा में डच कॉलोनियल रूल था और कहानी काफी मिलती जुलती है। डचों को भी अपने जहाजों, शिप्स के लिए लकड़ी चाहिए थी। वहां भी विरोध हुआ। हाँ, वहाँ कलांग्स नाम का एक समुदाय था जो लकड़ी काटने में बहुत कुशल, स्किल्ड थे। डच चाहते थे कि वो उनके लिए काम करें, लेकिन कलांगों ने 1770 में इसका विरोध किया था। और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? डचों ने भी वैसे ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू की, जिससे गांव वालों की जंगल तक पहुंच, एक्सेस बहुत सीमित हो गई। उन्होंने ब्लंदोंग दियनस्टेन नाम की एक प्रणाली सिस्टम शुरू की, जिसके तहत लोगों से मुफ्त में लकड़ी कटवाई जाती थी या जंगल के काम करवाए जाते थे। ये तो बेकार जैसा ही हुआ। हाँ, एक तरह से। फिर करीब 1890 में एक किसान सोरोंतिको सामिन ने आवाज उठाई। उन्होंने रांडुब्लातुंग गांव में सागौन के जंगल पर सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? उन्होंने कहा कि ये जमीन, हवा, पानी, लकड़ी, ये सब सरकार, स्टेट ने तो नहीं बनाया, तो फिर सरकार इसकी मालिक कैसे हो सकती है? बहुत मौलिक सवाल था ये तो। बिल्कुल। और ये बात लोगों को समझ आई। इसे सामिन की चुनौती, सामिन्स चैलेंज कहा गया। धीरे धीरे ये आंदोलन फैला। 1907 तक करीब 3000 परिवार इससे जुड़ गए। उन्होंने विरोध कैसे किया? उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस किया, निष्क्रिय प्रतिरोध। जब डच सर्वे करने आते तो वो अपनी जमीन पर लेट जाते। उन्होंने टैक्स देने से, जुर्माना भरने से और बेगार करने से इनकार कर दिया। दिलचस्प तरीका था विरोध का। क्या विश्व युद्धों, वर्ल्ड वॉर्स का भी कोई असर पड़ा? हाँ, बहुत। भारत में दोनों विश्व युद्धों के दौरान युद्ध के जरूरतों पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे लकड़ी काटी गई। जावा में जब जापानीज ने कब्जा किया तो उससे ठीक पहले डचों ने झुलसी हुई धरती, स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। मतलब जाते जाते आरा मशीनों, सॉमिल्स और सागौन के भंडारों को जला दिया, ताकि जापानियों के हाथ न लगें। हाँ, लेकिन फिर जापानियों ने अपने युद्ध उद्योग, वॉर इंडस्ट्रीज के लिए जंगलों का और भी बेरहमी से एक्सप्लॉयटेशन किया। गांव वालों को जंगल काटने पर मजबूर किया। हालांकि कुछ गांव वालों ने इस मौके का फायदा उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार भी किया। तो क्या अब हालात कुछ बदले हैं? वानिकी, फॉरेस्ट्री में कुछ नई सोच, न्यू डेवलपमेंट्स आई हैं? हाँ, 1980s के बाद से दुनिया भर में सरकारों को ये समझ आने लगा कि स्थानीय समुदायों, लोकल कम्युनिटीज को जंगल से बाहर रखने से टकराव, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, जंगल बचते नहीं। तो अब क्या लक्ष्य है? न्यू गोल? अब जोर लकड़ी काटने, किम्बर एक्सट्रैक्शन से हटकर संरक्षण, कंजर्वेशन पर ज्यादा है। और सबसे बड़ी सीख, की लेसन यही मानी जा रही है कि जंगल बचाने के लिए स्थानीय लोगों, लोकल कम्युनिटीज को साथ लेना, उन्हें शामिल करना बहुत जरूरी है। क्या भारत में इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स? हाँ, बिल्कुल। भारत में कई पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सरना, सारनास, देवराकुडू जैसे नामों से जाना जाता है। इन जंगलों को सदियों से गांव वालों ने ही बचाया है। कई जगहों पर अब कम्युनिटी पेट्रोलिंग यानी समुदाय द्वारा गश्त भी होती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल डिमांड्स, औपनिवेशिक मांगों ने दुनिया भर के जंगलों का चेहरा बदल दिया। समुदायों को भारी तबाही झेलनी पड़ी, लेकिन साथ ही लोगों ने असाधारण लचीलापन, रेजिलियंस और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी दिखाया। उनकी कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और ये इतिहास आज भी प्रासंगिक, रेलेवेंट है। कैसे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम विकास, डेवलपमेंट, संरक्षण, कंजर्वेशन और मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, खास तौर पर जब हम नए पर्यावरण संकटों,
एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और संसाधनों पर नियंत्रण, रिसोर्स कंट्रोल की विरासत, लेगेसी आज भी मौजूद है। सच में ये सोचने वाली बात है।